हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशंस। अभी तक देखिए पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट एलिमेंट पढ़े। पहले हमने रेजिस्टेंस पढ़ा, फिर इंडक्टेंस पढ़ा, फिर कैपेसिटेंस पढ़ा। उसमें मैथमेटिक्स कैसा था और उसके बाद हम लोगों ने फेजर डायग्राम देखा था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि मेरे पास एक और पेन नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज मैंने बताया था कि अगर आपको कोई डायग्राम दिख जाए और इस तरीके से दिख जाए या इस तरीके से वोल्टेज करंट का कॉम्बिनेशंस है ना, वोल्टेज और करंट के ग्राफ से आप ये पता कर सकते हैं डायरेक्टली कि रेजिस्टेंस का है या इंडक्टेंस का या फिर कैपेसिटेंस का है। और बहुत ही ब्यूटीफुली मैंने कंक्लूजन भी बताया पिछले लेक्चर में कि कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के बीच में क्या कंपैरिजन है, उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या अंतर पड़ता है, और फिर एक बहुत ही ब्यूटीफुल न्यूमेरिकल भी देखा। तो इस लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, अब कॉम्बिनेशंस देखेंगे इन दोनों के कि मान लीजिए सीरीज में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस लगते हैं तो किस तरीके से सर्किट वर्क करेगा। ठीक है, तो आपके सामने सर्किट पेश है और देखिए ये वाले जो डिस्कशन है, ये पूरे जो डेरिवेशंस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के एक तो तरीके पता चलेंगे, किस तरीके से थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। दूसरा चीज, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे कई बार हम ध्यान नहीं देते बट वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा कि अगर आप दूसरे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, लाइक आप इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने गए या फिर मेजरमेंट पढ़ने गए, बहुत सारे ऐसे जहां पे मेजरमेंट में खासकर जो ब्रिजेस के आप फेजर्स बनाओगे तो वहां पे डिफिकल्ट फेजर बनते हैं। तो अगर आपको यहां से एक प्रॉपर बेस तैयार हो जाएगा आपका, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में जहां पर भी फेजर यूज होगा वहां पर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि नेटवर्क क्या करता है, नेटवर्क दूसरे सब्जेक्ट का एक फाउंडेशन है ना, दूसरे सब्जेक्ट का एक फाउंडेशन है। तो अगर यह सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपने कर लिया तो बहुत सारी जगह पे इसकी यूटिलिटी है। ठीक है, चलिए ज्ञान की बात हो गई, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। यह है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस। देखिए सबसे पहला गोल्डन रूल लिख लीजिए आज आपके दिमाग में कि हमें जब भी कभी कोई हमें एसी नेटवर्क दिखे जहां पे सप्लाई एसी है तो हमें सारे एलिमेंट ओमिक वैल्यू में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ओमिक वैल्यू का मतलब है कि रेजिस्टेंस का यूनिट तो डायरेक्टली ओम में होता है, उसको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो डायरेक्टली ओम में ही रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो हम ये मान के चलें कि ये तो हमारा क्या रहेगा, ओम में ही रहेगा। तो इसके अक्रॉस जो सपोज करो यहां पे करंट फ्लो कर जाता है, करंट फ्लो आई ऑफ टी, इंस्टेंटेनियस करंट कोई भी फ्लो कर जाता है, और उसकी वजह से यहां पर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, दैट इज वीआर वोल्टेज। दूसरा है इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस जब मैंने पढ़ाया था तब बताया था कि इंडक्टेंस को ओमिक वैल्यू में अगर लिखना है तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूं, हटा दो इसको, ओमिक वैल्यू में लिखेंगे अब डायरेक्टली हम लोग इसको, अब हम लोग लिखेंगे ओमिक वैल्यू में जे एक्सएल, दैट इज ओमिक वैल्यू। एक्सएल क्या होता है, ओमेगा एल, एक्सएल मतलब ओमेगा एल। ओमेगा कहां से लोगे, यहां से लोगे। इंडक्टेंस एल की वैल्यू कहां से लोगे, जो गिवन रहेगी, है ना। ये एक्सएल क्या होगा, आगे चल के आप ऐसे लिखोगे ना, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। और ओमेगा को अगर ओमेगा तो डायरेक्टली यहां गिवन होता है, तो डायरेक्टली यहां जो भी एक्साइटेशन है, जो भी सप्लाई है, वहां से ओमेगा निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो ये पहली बार बता रहा हूं और आखिरी बार बता रहा हूं। बार बार जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो मैं ये चीज कन्वर्ट कराऊंगा और 2-3 बार और रिपीट कर दूंगा ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है, चलिए तो अब हमने क्या किया, ओमिक वैल्यू में ये इसकी यूनिट क्या थी, ओम थी, है ना। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप यहां पे VL हो जाएगा। और थोड़ी देर के लिए मैं इसको, इस वाले सप्लाई को इंस्टेंटेनियस से हटा के अगर मैं V लिखूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, Vm/√2, और कॉस को मैं रेफरेंस ले लेता हूं तो 0 डिग्री हो जाएगा। कॉस को मैंने क्या ले लिया, रेफरेंस ले लिया, तो 0 डिग्री। मतलब मैंने क्या किया, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट कर लिया, या फेजर डोमेन बोल सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए मैं यहां पे प्लस माइनस एज्यूम कर लूं और वोल्टेज इस V को ले लेता हूं, तो यहां पर क्या होगा, ओम्स लॉ भी वैलिड हो, केवीएल लगेगा। केवीएल अगर आप लगाएंगे तो अलजेब्रिक सम, है ना, क्लोज्ड लूप में अलजेब्रिक सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अलजेब्रिक सम लगाएंगे तो इस तरीके से आप ये लिखेंगे कि V इक्वल टू VR प्लस VL। इसका मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है किसके बराबर होगा, VR और VL, है ना। आप पूरा केवीएल लिख के इक्वेशन निकाल लीजिए। बट एक छोटी सी गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है कि अभी तक जब केवीएल सीखा था ना हमने, तब वहां पे डीसी सर्किट था, सप्लाई जो थी वो क्या थी, डीसी थी, तो डायरेक्टली हम ऐड कर देते थे, VR प्लस VL ऐड कर देते थे डायरेक्टली। तो उस डायरेक्ट एडिशन को बोलते हैं अरिथमेटिक एडिशन। बट यहां पर जब सप्लाई आपकी एसी है तो अरिथमेटिक एडिशन नहीं होगा, यहां पर होगा वेक्टोरिकल एडिशन, है ना। तो डीसी में क्या था, अरिथमेटिक एडिशन हो जाता था, यहां वेक्टोरिकल एडिशन होगा। इसका मतलब हमें यहां पे वेक्टर लगाने पड़ेंगे, वेक्टोरिकल एडिशन, है ना।
अब ये न्यूमेरिकल जब कराऊंगा तब बताऊंगा अरिथमेटिक एडिशन कैसे होता है, वैल्यू लेके बताऊंगा, है ना, और वेक्टोरिकल एडिशन कैसे होता है परफॉर्म, आप ऑलरेडी जानते हो, बट फिर भी मैं एक बार अपनी तसल्ली के लिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। चलिए अब आगे बढ़े। चलो अब ये चीज बता दी मैंने, अब आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको मैं यहां पास में ले आता हूं, ठीक है। चलो अब देखिएगा यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर नॉर्मली थोड़ी देर के लिए v का v लिख देता हूं, वी आर को, इसको मैं आई ऑफ टी को क्या ले लेता हूं, आई ले लेता हूं, क्योंकि हम लोग जब फेजर डोमेन में लेते हैं तो कैपिटल में लिख लेते हैं ना, तो फेजर डोमेन में इसको मैं आई ऑफ टी को आई ले लेता हूं, कैपिटल आई का। तो यहां पर अगर मैं ड्रॉप देखूं तो ये कितना हो जाएगा, आई इंटू आर प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, ओमिक वैल्यू मतलब जे एक्स, तो यहां पे आई इंटू जे एक्स, ठीक है। और यहां से मैं क्या कर देता हूं, v इक्वल टू आई को कॉमन ले लूं तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा, r प्लस जे एक्स, ठीक है। और यहां पर v इक्वल टू आई इंटू इस पूरे को बोलेंगे z, इस पूरे को क्या बोलेंगे, z, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो गया, v इक्वल टू आई जेड, v इक्वल टू आई जेड। आई कौन सा है, पूरा करंट है ना, आई मतलब मैंने फेजर डोमेन में लिया है, और v क्या है आपका, v क्या हो जाएगा, v हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज इक्वल टू करंट इनटू इंपीडेंस, और इंपीडेंस क्या है, इट इज द कलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, ठीक है, क्योंकि अब इंडक्टेंस नहीं, उसको कन्वर्ट कर लिया ओमिक वैल्यू में, है ना, तो वो क्या हो गया आपका, रिएक्टेंस हो गया। इसका मतलब अगर आप यहां से देखें तो अगर मैं इंपीडेंस पे फोकस करूं थोड़ी देर के लिए, है ना, सिर्फ और सिर्फ मेरा फोकस किस पे रखूं मैं, इंपीडेंस पे, तो z इक्वल टू कितना है, z इक्वल टू है यहां पे r प्लस जे एक्स, आर प्लस जे एक्स। अब इसका ये क्या है आपका, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो इसका एंगल और मैग्नीट्यूड निकालता था, मैंने सिखाया आपको। तो इसका अगर मैं एंगल और मैग्नीट्यूड देखूं तो मैग्नीट्यूड अगर इसका देखूं तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और मैं अगर इसका एंगल देखूं तो ये कितना हो जाएगा, एंगल थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाय आर, है ना, एक्स बाय आर हो गया, तो ये हो गया थीटा। तो अल्टीमेटली मैं z अगर लिखूं तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोड ऑफ z पूरा, है ना, किसमें, फेजर डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखूं, और एंगल कितना है, थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, इंपीडेंस भी मिल गया, इंपीडेंस भी हमें मिल गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इंपीडेंस भी निकल आया। अब हम अगर करंट निकालें, क्योंकि करंट की वैल्यू अभी हमारे पास नोन नहीं है, अभी तो हम लोगों ने सिर्फ आई ऑफ टी एज्यूम कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं कि रियल में अगर हम लोग करंट निकालें तो करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा आई इक्वल टू वी बाय जेड हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखेंगे अगर आई इक्वल टू वी कितना है, अगर मैं v देखूं तो v कितना है हमारा, v इंटू ये वाला वैल्यू रख सकते हैं, वीएम बाय रूट टू एंगल 0 डिग्री डिवाइडेड बाय z कितना है आपका, z है मोड ऑफ z एंगल थीटा, तो यहां से i इक्वल टू हम ये बोल सकते हैं कि वीएम बाय रूट टू इंटू जेड, और एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो टर्म है वीएम अपॉन इंपीडेंस, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज मतलब Vm पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपीडेंस, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज अगर पीक में लिया है तो करंट भी क्या हो जाएगा, पीक में हो जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि I इक्वल टू, कलर चेंज नहीं करते, है ना, I इक्वल टू Im बाय रूट टू एंगल माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी करंट की एक्सप्रेशन, ये किसकी एक्सप्रेशन हो गई, हमारी करंट की एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर मुझे इंस्टेंटेनियस में लेना हो अगर करंट को, है ना, वोल्टेज और करंट देखो, V और I, सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट दोनों आ गया हमारे पास, है ना। चलो अगर मुझे अभी इंस्टेंटेनियस, जैसे यहाँ पे वोल्टेज इंस्टेंटेनियस में लिखा है, अगर इसको मुझे इंस्टेंटेनियस में लिखना हो तो ये बड़ा आसान है कि आई ऑफ टी इंस्टेंटेनियस में स्मॉल में आ जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में। और वापस से हम क्या करेंगे, ये आरएमएस है, Im बाई रूट टू, क्या आरएमएस, हम डायरेक्टली वापस पीक में जाएंगे तो रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे, रूट टू कैंसल, तो डायरेक्टली Im, और यहां पे हो जाएगा कॉस, रेफरेंस था तो कॉस ओमेगा टी माइनस थीटा,
माइनस थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलो, इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर आपको मैंने जब लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था ना, वो कर्व बना के साइनोसॉइडल, तो आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देखो, ये आपका कहां है, 0 डिग्री पे हो, ये कितना है, माइनस थीटा। माइनस थीटा, माइनस साइन का मतलब होता है डिले, मतलब पीछे की साइड में थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देखते हुए आपको जो मैंने लैगिंग और लीडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था, ये 0 पे खड़ा है और ये आपका कहां है, माइनस थीटा, मतलब ये डिले है, इसका मतलब करंट आपका क्या है, पीछे है। तो आप ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के, अभी मैं फेजर वाले में नहीं जा रहा हूं, है ना, फेजर से नहीं देख रहा हूं, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स से देख रहा हूं। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे बोल सकता हूं कि जो आपका आई है वो लैग करेगा, आई लेग्स वी बाय कितने एंगल से, अगर वो 0 डिग्री है तो ये कितना है, थीटा, सिर्फ थीटा का डिफरेंस रहेगा, तो आई लेग्स वी बाय थीटा एंगल। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये अभी हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस, देखिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू को देख के जो लीडिंग लेगिंग में सीखा था ना, वो अप्लाई किया। अभी हम फेजर पे नहीं गए, अभी जाएंगे फेजर पे। अच्छा, आप जल्दी से पावर निकाल ले। अब इंस्टेंटेनियस पावर वगैरह बहुत डिटेल वर्जन में नहीं निकालेंगे, बहुत ही शॉर्ट सिंपल तरीके से जाएंगे अब हम लोग, है ना, क्योंकि अप्रोच बता दिया मैंने किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब हम बहुत ज्यादा डिटेल वर्जन नहीं जाएंगे। जैसे अब मैं इंस्टेंटेनियस पावर लिखूं तो P ऑफ T इक्वल टू V ऑफ T इंटू I ऑफ T। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से आपका इंस्टेंटेनियस पावर निकल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल डेरिवेशन की नीड नहीं, मैं यहां नहीं करवा रहा हूं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं इसको, दोनों को रखना। ठीक है, और cos A cos B है ना, cos A cos B का फॉर्मूला लगा देना। cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है, सर्च कर लेना, 1/2 ब्रैकेट cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। इस तरीके से उसका जब परफॉर्म करोगे तो इंस्टेंटेनियस निकल के आएगा। तो एक टर्म आएगी आपकी cos फाई के उसमें, तो वो जाके sin फाई होगी, और जब एवरेज निकालेंगे तो एक टर्म क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली एवरेज पावर लिख रहा हूं, क्योंकि हमें डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है यहां पे। ठीक है, बाकी मैंने अप्रोच बता दी किस तरीके से होगा, और ये मैं रिजल्टेंट कैसे लिख रहा हूं डायरेक्टली, ये भी मैंने आपको बता दिया है, Vm Im by 2 और cos फाई। ठीक है, तो आप एवरेज पावर भी निकाल लेना और इंस्टेंटेनियस भी डिराइव कर लेना, बट नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। तो ये एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मैं तोड़ूं तो यहां पे मैं इसको इस तरीके से भी तोड़ सकता हूं कि Vm बाय रूट 2 इंटू Im बाय रूट 2 और cos फाई। तो इसका मतलब है कि एवरेज क्या हो जाएगा आपका, एवरेज पावर हो जाएगा Vrms Irms इंटू cos फाई। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन जो भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो इस पावर का सामना बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आपके जो 90% लोड होते हैं वो RL लोड ही होते हैं, है ना। 90% जो इलेक्ट्रिकल मशीन में आप बात करेंगे, इंडक्शन मशीन की या कहीं पर भी कोई भी लोड होगा, तो 90% प्रैक्टिकली जो लोड होता है RL लोड होता है। इस वजह से इस पावर का रोल बहुत काम आने वाला है, VI cos फाई। इसी को हम एक्टिव पावर बोलेंगे आगे चल के, और इसी cos फाई को हम पावर फैक्टर भी बोलेंगे। बट अभी मैं यहाँ पावर फैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मेरा इंटेंशन दूसरा है। जब मैं सेपरेटली पावर की बात करूंगा तब इस टर्म को VI cos फाई को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। चलो, तो एवरेज पावर निकल के आ गया। अब इसका मतलब है कि यहां पे Vrms Irms cos फाई। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब मैंने प्योरली रेजिस्टेंस पढ़ाया था तब क्या हो रहा था, सिर्फ एक्टिव पावर मतलब एवरेज पावर ही आ रहा था, रिएक्टिव पावर था क्या, नहीं था। जब मैंने प्योरली इंडक्टेंस पढ़ाया था तब सिर्फ और सिर्फ आपका क्या था, रिएक्टिव पावर था, एक्टिव पावर ये एवरेज पावर तो 0 था। बट क्या हुआ, इस इंडक्टर में एवरेज पावर, प्योर इंडक्टर में एवरेज पावर 0 था, बट जैसे ही रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस अपने साथ क्या लेके आ रहा है, एवरेज पावर लेके आ रहा है। तो अगर मान लो मेरे पास सिंपली ये सपोज करो बॉटल है मेरे पास, है ना, ये एक तरह का इंडक्टर है या इंडक्टेंस है, तो इसका एवरेज पावर क्या होता है, 0 होता है। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं, प्योर इंडक्टर, रेजिस्टेंस नहीं है अभी थोड़ी देर के लिए, और धीरे से ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ये धीरे से लहराता हुआ आ रहा रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस अपने साथ अब ओवरऑल का क्या हो जाएगा कि हाँ, अब ओवरऑल सर्किट का एवरेज पावर आ रहा है। इसका मतलब ये एवरेज पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इस एवरेज पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है।
अब हम लोग रिएक्टिव पावर निकालेंगे, रिएक्टिव पावर भी निकाल लेते हैं। तो रिएक्टिव पावर सिमिलरली आप करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला, है ना, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला लिख देता हूं, रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है, रिएक्टिव पावर लिखें अगर हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्टिव पावर Q इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव, साइन फाइव, साइन फाइव। रिएक्टिव पावर कितना हो जाए, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव, या फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग, और क्या बोल सकते हैं, चलो अभी तो इतना ही लिखो, फिर हम समझाता हूं, फिर हम लोग करेंगे आगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू रिएक्टिव पावर क्या हो गया, वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव, और एवरेज पावर हमारा कितना हो गया, पी एवरेज वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। अब देखिएगा यहां पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं और फिर बोर्ड को बड़ा करता हूं, ठीक है। अब देखिएगा ये क्या था हमारा, ये बोतल क्या थी, ये बोतल थी हमारी इंडक्टर, है ना, ये इंडक्टर है, और ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर था तब हमारा क्या पावर था, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिव पावर था, एवरेज पावर 0 था, ये पावर 0 था। जैसे ही रेजिस्टेंस आया तो रेजिस्टेंस में अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लूं तो रेजिस्टेंस में क्या था, सिर्फ एवरेज पावर था, रिएक्टिव पावर 0 था। बट अब ये दोनों मिक्स हो गए, ये दोनों मिक्स हो गए, है ना। ये जब अलग अलग थे तो एक क्वांटिटी इनकी 0 थी और एक नॉन 0 थी, बट ये जब दोनों मिक्स हो गए तो दोनों पावर एग्जिस्ट करेंगे। बट ये बात तो तय है कि ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये एक्टिव पावर मतलब कि एवरेज पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रिएक्टिव पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो क्या मैं इन फॉर्मूलों को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा मैं अगर मॉडिफाई करूं, देखिए तो यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो एवरेज पावर है और लगा के P इक्वल टू पी एवरेज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू रजिस्टेंस, क्योंकि ये पावर तो सिर्फ और सिर्फ किस में जाता है, रेजिस्टेंस में जाता है। और इस रिएक्टिव पावर के साथ में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि Q इक्वल टू आई स्क्वेयर आर एम एस इंटू एक्सएल, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो ये अल्टरनेट फॉर्मूले और हो गए आपके दो, और अल्टरनेट फॉर्मूले हो गए दो, है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैं इनके इंटर रिलेशन समझाने वाला हूं। मजा आया आप? तो अब देखो कितना आपके दिमाग में, देखो दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए कि सिर्फ इंडक्टर मतलब रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर 0 है, सिर्फ रेजिस्टेंस है तो सिर्फ और सिर्फ एक्टिव पावर है, हीट ही हीट है बहुत ज्यादा। बल्ब आइडियल इंकेंडेंस लैंप लेना तो पूरा गर्म हो जाता है, गर्म किसकी वजह से, आई स्क्वायर आर हीटिंग होती है उसके अंदर, ठीक है, हीटिंग की वजह से गर्म हो जाता है, प्योरली एक्टिव पावर है, प्योरली एवरेज पावर है। जब दोनों मिक्स हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि दोनों पावर होंगे बट अपने अपने हिस्से का अपना अपना पावर लेंगे। बाकी डिटेल डिस्कशन में आपको पावर वाली चीज में बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब ये सारा मैंने एक्सप्लेनेशन किया विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, प्योरली मैथमेटिक्स। अब इसका फेजर बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसका फेजर बनाएंगे। देखिए बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसका फेजर बनाते हैं। तो आपको फेजर बनाने के लिए सबसे पहले, है ना, चलो अब फेजर बनाएंगे तो हम इधर के साइड में आ जाते हैं, ठीक है। अब फेजर मेथड हमारी इंट्रोड्यूस करेंगे। अब फेजर मेथड के लिए सबसे स्टार्टिंग में फेजर स्टार्ट कहां से होगा, तो फेजर स्टार्ट होगा एक रेफरेंस से, है ना, एक रेफरेंस, कॉमन रेफरेंस। मतलब देखो अपना अपना अलग एक एक एलिमेंट था तो कोई तो दिक्कत नहीं थी रेफरेंस की, है ना। बट दो लोग हैं, अगर सपोज करो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दो लोग अगर कहीं मुलाकात कर रहे हैं, कहीं किसी एक जगह पे मिलने का प्लान करते हैं, तो दोनों बात करते हैं ना कि हाँ इस पॉइंट पे मिल लेना, एक रेफरेंस चुनते हैं हम लोग, है ना, एक रेफरेंस चुनते हैं। तो इसीलिए हम लोग अगर दो चीजों का रिलेशन देख रहे हैं तो फेजर का यह रूल है कि आपको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा, और रेफरेंस उस चीज को लीजिए ज्यादा अच्छा होगा जो कॉमन हो इन दोनों में। तो मुझे एक चीज बताइए, हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस में कॉमन क्या है? अब सर खुजा क्या, सर बोले सर अब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या ही कॉमन लेके आएंगे हम, रेजिस्टेंस ओम्स लॉ ने दिया था, ये अलग चीज है। मैं उन एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, ये जब लगे हुए हैं तो वोल्टेज है, करंट है, तो एक ही करंट जा रहा है कि नहीं इन दोनों में? बिल्कुल। तो दोनों में कॉमन क्या है? करंट एक ही जा रहा है दोनों में। तो हम क्या बोलेंगे, करंट को हम लोग क्या कर लेते हैं, रेफरेंस ले लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने रेफरेंस क्या ले लिया, करंट को हमने ले लिया रेफरेंस, करंट को क्या ले लिया, रेफरेंस,
करंट को ले लिया रेफरेंस ले लिया, और ये क्या है 0 डिग्री है ना। ये वाली लाइन क्या होती है 0 डिग्री है, ये वाली लाइन को 0 डिग्री डिफाइन किया है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलते सर इसको क्यों 0 में, तो इसको भी 0 ले सकता हूं। ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, रोटेट करके कुछ भी ले सकते, बट हमने बचपन से मैथमेटिक्स में इस एक्सिस को 0 एक्सिस माना है, तो क्यों हमें हमारे दिमाग को कंफ्यूज करना है ना। तो जो स्टैंडर्ड पैमाने हैं उसी से चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद अगर देखें तो यहां पे रेजिस्टेंस का अकेला फेजर बनाना है, अगर मुझे रेजिस्टेंस का फेजर बनाना है अगर मुझे, है ना, तो यहां पे करंट में आई ऑफ टी या फिर आई भी बोल सकता हूं, इसको कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये टाइम डोमेन में, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फेजर डोमेन में, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस का अगर मुझे फेजर बनाना है तो रेजिस्टेंस का फेजर कैसे बनता है? आपको पता है रेजिस्टेंस के फेजर में सर आपने बताया था कि वी आर और आई एक दूसरे के फेज में ही होंगे, बिल्कुल होंगे एक दूसरे के फेज में, कर देते हैं एक दूसरे के फेज में। तो इसका मतलब है कि अगर मुझे करंट तो मैंने बना रखा है, अगर मुझे वी आर बनाना हो तो वी आर और करंट एक ही फेज में होंगे। इसका मतलब है कि यहां से जो वोल्टेज होगा हमारा वो एक ही फेज में होगा, है ना। वोल्टेज क्या होगा हमारा एक ही फेज में होगा। मैं थोड़ी सी लाइन बड़ी कर देता हूं, इसकी लाइन बड़ी कर देता। बाकी चीज तो देखो बड़ी छोटी तो इस बात पे डिपेंड करेगी इनकी वैल्यू कितनी है, बट अभी हम लोग सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं। तो ये मैंने वी आर कर दिया। तो आई और वी आर रेजिस्टेंस है, चूंकि क्योंकि वी आर क्या है, वो वोल्टेज है जो रेजिस्टेंस के क्रॉस है, आई करंट वो है जो रेजिस्टेंस में से जा रहा है, तो दोनों के बीच में एक ही फेज में होंगे, तो ये रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट सिर्फ यहां पे इकलौता रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस भी है। चलो अब इंडक्टेंस की बारी है। इंडक्टेंस में क्या हो रहा है, करंट तो वही है, हमारे पास करंट वही है। अब आपको पता होगा प्योरली इंडक्टर में हमने देखा था कि इंडक्टर में जो जाने वाला करंट होता है वो लैग करता है 90 डिग्री, और लैग करता है 90 डिग्री, बट ऑलरेडी हम करंट की तो रेफरेंस बना चुके हैं। अब इसको कहां लीड और लेग में ले जाएंगे, इसको करंट को घुमाएंगे नहीं, है ना ऑलरेडी। बट मैंने पिछले जब इंडक्टर पढ़ाया था मैंने बोला था ना करंट को ही हम लोग ऑलवेज लीड और लेग लेते हैं, बट यहां पे हम लोग नहीं ले सकते, क्यों? करंट को ऑलरेडी हम लोग रेफरेंस मान चुके हैं, क्योंकि ये सीरीज पढ़ रहे हैं ना। वो चीज किसके लिए बताई थी, पैरेलल सिस्टम के लिए बताई थी। तो यहां ऑलरेडी हम लोग करंट बना चुके हैं, तो क्या हम उल्टा भी तो बोल सकते हैं, करंट अगर लेग करता है इंडक्टर में तो इसका मतलब क्या, वोल्टेज लीड करता है ना। तो वोल्टेज लीड करता है 90 डिग्री से, तो ये अगर हम लोगों ने करंट की एक्सिस है तो वोल्टेज कहां बना देंगे, इसका वोल्टेज बना देंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा इस साइड ले आता हूं मैं, ठीक है, वोल्टेज बना देंगे हम लोग यहां पे, वोल्टेज की एक्सिस में यहां पे बना देते हैं, ये हमारा वोल्टेज एक्सिस VL, ठीक है, VL है। आई बात समझ में? तो ये देखो करंट और VL ये किसका फेजर है, ये इंडक्टर का फेजर है, इंडक्टेंस का फेजर है। अब मुझे एक चीज बताओ, वेक्टर में क्या होता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन में 11th-12th कि वेक्टर की पोजीशन कहीं पर भी हम लोग रख सकते हैं, बस उसका एंगल ऑफ ओरिएंटेशन नहीं बिगाड़ना है आपको। वेक्टर कहीं पर उठा के कहीं पर भी रख सकते हैं। तो क्या हम ये बोले कि काम करता हूं मैं इस लॉजिक से, इसको उठा के मैं यहां पे लगा दूं, इसको उठा के मैं यहां पे लगा दूं, चलेगा? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एंगल नहीं चेंज किया उसका, उस एक्सिस का हमने एंगल ऑफ ओरिएंटेशन चेंज किया क्या? नहीं चेंज किया, एज इट इज उठा के रख दिया, बिल्कुल रख दिया। बट इससे ये फायदा हुआ कि हमको एक चीज चमकने लग गई कि ये एरो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, और हमने पहले एरो से देखा कि V इक्वल टू वी आर प्लस VL, मतलब ये कहीं ना कहीं ट्रायंगल लॉ है। ट्रायंगल लॉ के हिसाब से हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरा V, ये क्या हो जाएगा V हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ट्रायंगल लॉ आपने पढ़ा होगा ना, ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एरो की डायरेक्शन में जाते जाओ, सेम एरो की डायरेक्शन में VR प्लस VL, और जो रिवर्स मिल जाए इक्वल टू V कर देना, है ना। हमने तो ऐसा ही पढ़ा है जुगाड़ वाला, ठीक है। आपने पता नहीं कैसा पढ़ा हो, हमने पढ़ा है कि VR प्लस VL इक्वल टू, ये सब वेक्टर है ना, और उसके अपोजिट में जो मिल जाए वो V हो जाए। देखो आ गया कि नहीं, ये एक्सप्रेशन आ गया यहां से भी फेजर से। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है, ये एंगल कितना कहलाएगा, ये एंगल कहलाएगा आपका थीटा एंगल। क्यों कहलाएगा थीटा एंगल? क्योंकि V और I के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। तो देखो V और I के बीच में, V और I है ना, V
जीरो एक्सिस पे है और आई करंट कहाँ है हमारा, आई करंट माइनस थीटा पे है। देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर देखें इसका फेजर का रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कि नहीं 90 डिग्री से। देखो करंट आपका लैग कर रहा है 90 डिग्री से। सब कुछ जो मैथमेटिक्स में दिख रहा है करंट लैग कर रहा है वो सब यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा, करंट लैग कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको V और I जब भी RL सर्किट होगा तो आपका करंट किसी थीटा एंगल से, और ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, जीरो से लगा के 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू, ना तो जीरो ना 90 डिग्री, उसके बीच की कोई भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी कि इनकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ठीक है, चलो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा अपना, हमारे ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अब तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके हम ये बोल सकते हैं यहां से कि टेन थीटा, अगर मैं एम्पलीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड देखूं, मैग्नीट्यूड अगर मुझे ये निकालना हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस निकालना है तो अंडर रूट क्या कर सकता हूं मैं, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब मैं अगर यहां से टेन थीटा लिखूं तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है वी एल अपॉन बेस कितना है वी आर, वी एल और वी आर। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी एल और वी आर। अब आप बोलेंगे सर आपने इधर तो थीटा अलग बताया, ये थीटा कौन सा लेके आ गए आप, क्योंकि आपने थीटा कहां बताया, ये एक्स बाय आर बताया हमें, है ना, एक्सेल ले लो इसको, एक्सेल क्योंकि इंडक्टिव है ना। ठीक है, एक्स बाय आर बताया, बट यहां तो आप अलग लेके आ रहे हो, तो इसको भी छोटा, इसको भी हम लोग कर देते हैं अभी, है ना, इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूं। अब देखो इसमें क्या करूंगा मैं, इसको हमने जो किया उसको उसके बराबर लाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिएगा, क्या मैं इसमें VL है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, टेन इनवर्स इस VL को मैं लिख सकता हूं, करंट तो कॉमन है I इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाय I इंटू आर, ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। करंट तो क्या है, कॉमन क्वांटिटी तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, वही हो गया टेन इनवर्स एक्सएल बाय आर। चलो आपकी थीटा की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई। अब आप बोलेंगे सर इंपिडेंस बताओ, कि आपने इधर इंपिडेंस तो आपने क्या कि आर प्लस जे एक्स लेके आ गए, बट इधर तो वोल्टेज के फॉर्म में है तो वो भी लेके आ जाते। अब देखिए मैं क्या करूंगा, इस ट्रायंगल में अगर v इक्वल टू है ना, आई क्या होता है आपका, सॉरी z कितना होता है, देखो अगर कोई भी हम लोग यहां से फाइंड आउट करें z इक्वल टू, तो सिंपली z इक्वल टू कितना होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, और मैं अगर यहां पे देखिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको बताता हूं, उल्टी तरीके से बताऊंगा, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। कैसे उल्टी तरीके से, आपको ये वाला अगर इसको बनाना हो, इसको नॉर्मली आपको ट्रायंगल बनाना हो तो r प्लस जे एक्स, तो r रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे कि ये हमारा ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारा r है और ये एक्सएल है और ये z है ना, ये z है, बोल सकता हूं। तब मुझे बताइए तीनों में करंट अगर क्या है, सेम है, तो I का मल्टीप्लाई कर दो, I का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन गया हमारा, VR बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, VL बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, V बन गया। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू सप्लाई वोल्टेज इंटू सप्लाई, सॉरी पूरा इम्पिडेंस। तो असल में यही तो बन गया वापस से, देखो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जब वो ये अगर मैं हटा देता हूं, थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं, या चलो हटाता नहीं हूं, लिखे रहने देता हूं, ये जो हमारा ट्रायंगल है इसको बोलते हैं, एक्चुअली ये थीटा भी है ना, तो यहां पे ये R एक्सएल और Z, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल। आपके सेमेस्टर में कई बार आता है इम्पीडेंस ट्रायंगल बताओ, ट्रायंगल, ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो ये हो गया इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसी से हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल बता दिया। ठीक है, तो ये देखो फेजर से हमने क्या किया। अब आपको कभी भी फेजर देखो, अगर वोल्टेज और करंट है ना, इसको मैं घुमा के ऐसे भी ला सकता हूं, मतलब वोल्टेज को जीरो एक्सिस पे रख दो तो करंट नीचे की साइड में आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब इस तरह का जब भी हमें फेजर दिख जाएगा तो हमारे दिमाग में क्या हो जाएगा कि सीरीज आरएल सर्किट बना हुआ है। ठीक है,
और ये देखो पूरा मैथमेटिक्स से सारी चीजें निकालने के लिए हमें बहुत टाइम लग गया, बट यहां से बहुत 2 मिनट के अंदर निकल गई सारी चीजें हमारी। ठीक है, वही हमारा 3 या 4 स्टेप में सारी चीजें हमारी, वही थीटा, वही इंपिडेंस। अच्छा, इंपिडेंस का यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, सारी चीज लिख सकते हैं। अब तो ट्रायंगल है आपके पास में, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं, हाइपोटेनियस है, सब कुछ है, सब निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये था कहीं ना कहीं हमारे मैथमेटिक्स और फेजर के बीच के सारे रिलेशंस। मैं इसको एक ही स्क्रीन पर कर देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। ठीक है, अब इससे छोटा नहीं कर सकता मैं, तो इसको मैं थोड़ा सा नोट्स अच्छा है इसके लिए इधर उधर अरेंज कर दूंगा। चलो वो तो बाद में अरेंज कर देंगे। तो एट दिस नोट आपका आरएल सर्किट पूरी तरीके से फिनिश हो गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सर्किट की तरफ, दैट इज आरसी सर्किट।